जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे आश्रम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम लोग रॉक्स को पढ़ने वाले हैं। हम आपको पिछली वीडियो में इनर पार्ट्स ऑफ अर्थ के बारे में बताए थे। इनर पार्ट्स ऑफ अर्थ के बारे में ये सब चीज़ बता दिए थे कि अर्थ को जो है 3 मेन भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी वाला जो भाग होता है उसे क्रस्ट कहा जाता था, बीच वाले को मेंटल कहा जाता था और अंदर वाले को क्या कहा जाता था, कोर कहा जाता था। जिसमें कि हम बताए थे कि ये मेंटल जो होता है लिक्विड अवस्था में होता है और इसमें लावा भरा होता है। क्या भरा होता है? लावा भरा होता है। और हम बताए थे कि ये क्रस्ट और मेंटल, ये मेंटल है, ये क्रस्ट है, इन दोनों को जो बीच वाला ये जो भाग अलग कर रहा है इसको मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। मोहरोविक नामक साइंटिस्ट ने इसका पता लगाया था, इसीलिए उन्होंने अपना नाम पे इसे मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी नाम दे दिया गया था। फिर बताए थे हम आपको मेंटल और कोर को जो अलग करता है, ये मेंटल है और ये कोर है, ये वाला लाइन जो अलग करता है इसको गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहा जाता है। ठीक है, ये सब बता दिए थे। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो अलग करता है, ये क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटता है, मेंटल को भी 2 भागों में बांटता है और फिर ये कोर भी 2 भागों में बांटता है। और इन सब को बांटने वाले को ये सब हम कल की वीडियो में आप लोगों को बता दिए थे। अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट को बांटने वाले को कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी कहते थे। मेंटल और अपर मेंटल लोअर मेंटल को जो बांटता था 2 भागों में उसे रैपिड डिस्कंटिन्यूटी कहते थे। आउटर कोर इनर कोर को जो 2 भागों में बांटते थे उसे लेहमान डिस्कंटिन्यूटी कहते थे। इतना हम आपको करवा चुके थे। आज हम आप लोगों को रॉक्स पढ़ाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि रॉक्स ये जो है भूकंप की तीव्रता यानी कि तेजी को जो मापा जाता है वो 2 स्केलों से मापा जाता है। पहला स्केल जो होता है वो रिक्टर स्केल कहलाता है। क्या कहलाता है? रिक्टर स्केल कहलाता है। साथ साथ बोलिए, पहला स्केल जो भूकंप की तीव्रता को मापता है उसे रिक्टर स्केल कहा जाता है। यह स्केल ऊर्जा को दर्शाता है। यह स्केल भूकंप के दौरान उत्पन्न जो होता है ऊर्जा, उस ऊर्जा को क्या करता है? यह स्केल बतलाता है कि यह कितना ऊर्जा उत्पन्न हुआ है इस भूकंप के दौरान। यह स्केल जो है मात्रात्मक स्केल है। यह स्केल कैसा है? मात्रा दर्शाने वाला मात्रात्मक स्केल। ठीक है ना। इसे लघु स्केल भी कहा जाता है। और इस स्केल पर भूकंप की तीव्रता 1 इकाई बढ़ने पर, इस स्केल पर अगर भूकंप की तीव्रता 1 इकाई बढ़ती है तो उस भूकंप के दौरान उत्पन्न ऊर्जा जो होगा वो 10 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 10 गुना बढ़ जाएगा। भूकंप की तीव्रता अगर इस स्केल पर 1 इकाई बढ़ेगी तो उस भूकंप के दौरान ऊर्जा जो उत्पन्न होगा वो 10 गुना होता है। ठीक है ना। ये काम है रिक्टर स्केल का। भूकंप को मापने के लिए 2 स्केल का यूज करते हैं। पहला स्केल रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल जो है भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को दर्शाता है। भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को दर्शाता है। जिसे लघु स्केल भी, लघु गणक स्केल भी कहते हैं, मात्रात्मक स्केल भी कहते हैं। और इस स्केल पर भूकंप की तीव्रता अगर 1 इकाई बढ़ेगी तो उस भूकंप में उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा होगा वो 10 गुना बढ़ जाएगा। दूसरा स्केल जो है वो मार्केली स्केल है। दूसरा स्केल का नाम क्या है? मार्केली स्केल। दूसरा स्केल का नाम क्या है? मार्केली स्केल। मार्केली स्केल क्या होता है? इसे गुणात्मक स्केल कहते हैं। और इस स्केल का जो यूज है यह दर्शाती है कि जान माल का कितना हानि हुआ है। अगर भूकंप आया तो कितना जान माल, जीव जंतु, कोई चीज का कितना नष्ट हुआ है, वह जो है मार्केली स्केल दर्शाता है। क्या करता है? मार्केली स्केल दर्शाता है। तो याद रखिएगा, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए 2 स्केल का यूज किया जाता है। पहला स्केल जो होता है उसे कहते हैं रिक्टर स्केल। दूसरा स्केल जो होता है उसे मार्केली स्केल कहते हैं। रिक्टर स्केल क्या करता है? भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को दर्शाता है। रिक्टर स्केल, मार्केली स्केल जो है वो गुणात्मक स्केल है और वह स्केल जान माल की हानि को दर्शाता है। ये हो गया क्लियर। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ रॉक्स। तो देखिए रॉक्स जो है, रॉक्स जो है, ये रॉक्स कैसे बनता है? सबसे पहले हम इस चीज पे चर्चा करते हैं। रॉक्स जो है, रॉक्स तत्वों से मिलकर बनता है। तत्व क्या होता है? तत्व एलिमेंट को कहते हैं। एलिमेंट हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? तत्व है, एलिमेंट है। इन तत्वों के जो समूह होता है जिसको कहते हैं कंपाउंड, यौगिक, वो यौगिक से खनिज में परिवर्तन होता है। एलिमेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब जो है ये एलिमेंट है। इन एलिमेंट से क्या बनता है? इन एलिमेंट के जो जब समूह हो जाता है तो यौगिक बनता है। और वो यौगिक, तत्वों के यौगिक जो होता है, एलिमेंट का जो कंपाउंड होता है उससे बनता है खनिज। और वो खनिज जो है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। खनिज कितने भागों में बढ़ जाता है? 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग को कहते हैं हम लोग, और 2 भागों में बढ़ता नहीं है वो। 2 भागों में ये नहीं कह सकते कि 2 भागों में बढ़ता है। वो मिनरल्स जो होता है, खनिज जो होता है, वो या तो रॉक्स बनता है या तो ओर बनता है।
रॉक्स कब बनेगा और कब बनेगा? जब ये मिनरल्स में खनिज जो है, तत्वों, एलिमेंट के यौगिक से बना खनिज और खनिज से बना रॉक्स, खनिज के यौगिक से क्या बना? रॉक्स बना। रॉक्स कब बनेगा? जब इस मिनरल्स में ये तत्व का सांद्रता बिल्कुल ना हो। क्या ना हो? सांद्रता बिल्कुल ना हो। मतलब इस मिनरल्स में से हम इस एलिमेंट को दोबारा ना निकाल सके तो क्या बन जाएगा? रॉक्स बन जाएगा। अगर हम इस मिनरल्स में से रॉक्स को निकाल लेते हैं तो वह रॉक्स, सॉरी, जब इस मिनरल्स में से हम तत्व को निकाल लेते हैं, एलिमेंट को निकाल सकते हैं, तो वो मिनरल्स रॉक्स ना बन करके और बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रॉक्स ना बन करके और बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि तत्वों के यौगिक से तो खनिज बन गया, एलिमेंट, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब के जो यौगिक होते हैं उनसे मिलकर के तो मिनरल्स बन गया, यो खनिज बन गया। लेकिन यह खनिज रॉक्स तभी बनेगा जब खनिज में से दोबारा उस एलिमेंट को नहीं निकाल सकते हैं हम। अगर ना निकाल पाए, उसमें तत्वों की सांद्रता ना हो, तो वो रॉक्स बन जाएगा। अगर तत्वों की सांद्रता हो तो वो और बन जाएगा। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, तत्वों के यौगिक से खनिज का निर्माण होता है तथा खनिज के यौगिक से चट्टानों का निर्माण होता है। ऐसा खनिज जिसमें तत्वों की सांद्रता अधिक पाई जाती है तथा जिसमें से तत्वों को आसानी से निष्कर्षित किया जा सकता है, उसे और कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? और कहते हैं। अगर इसे नहीं निकाल सकते हैं, उस तत्व को दोबारा नहीं निकाल सकते हैं, तो रॉक्स कहेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए, मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि पृथ्वी की जो सतह है उस पर कौन सा एलिमेंट यानी कौन सा तत्व जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो सबसे पहला नंबर में याद रखिएगा आप लोग, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है पृथ्वी की सतह पे, याद रखना, पृथ्वी की सतह पर पूछा जाता है क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह पर कई बार पूछ लिया गया है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आप लोगों को बोलना है पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, और सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद फेरेट, एल्युमिनियम के बाद फेरेट, जिसे आयरन कहते हैं। क्या है? तो याद करिए, सबसे पहले हमारे साथ बोलिए कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरेट। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सॉरी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरेट। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरेट। बोलिए हमारे साथ, देखिए कैसे याद करना है। बोलिए, ऑक्सीजन पहला हो गया, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, याद हो गया। ऑक्सीजन और सिलिकॉन पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है। सबसे पहले ऑक्सीजन पाया जाता है, क्रम याद रखना है। सबसे पहले ऑक्सीजन हो गया, याद, ऑक्सीजन पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, क्या? सिलिकॉन, क्या? सिलिकॉन। फिर उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद फेरेट, फेरेट। ठीक है, तो चार, इसे याद रखना है क्रमबद्ध तरीके से। सबसे पहले ऑक्सीजन याद हो गया, सिलिकॉन याद हो गया, एल्युमिनियम याद हो गया और फेरेट याद हो गया। हाँ, याद करिए, हम आपको पहले भी याद करवा चुके हैं, पृथ्वी की सतह पर सिलिकॉन और एल्युमिनियम सबसे ज्यादा धातु में पाए जाते हैं, एल्युमिनियम। ठीक है ना? तो सिलिकॉन, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता था? क्रस्ट वाले भाग को सियाल कहा जाता था, SIAL, सियाल। ठीक है ना? सिलिकॉन और एल्युमिनियम, तो याद रहेगा, सिलिकॉन एल्युमिनियम तो एक साथ, सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, एल्युमिनियम, जिसके कारण सियाल कहलाता था, और सबसे लास्ट में आयरन, Fe। ठीक है, तो ये तो हो गया पृथ्वी की सतह पर। अब हम देखेंगे कि होल पृथ्वी पे, यानी कि पूरा का पूरा पृथ्वी पे सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह पर तो ये चार हो गया। बोलिए हमारे साथ फिर से एक बार, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और फिर लास्ट में आयरन। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सॉरी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और आयरन। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और आयरन। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और आयरन, ये चार हो गया। लास्ट में आइए, अब यहाँ पर पृथ्वी की सर्वाधिक मात्रा में, पृथ्वी में, पूरी पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला जो तत्व है, मिलने वाला जो एलिमेंट है, वो कौन सा है? तो देखिए, बोलिए हमारे साथ, सबसे ज्यादा जो पाने वाला है। तो अब पूरा पृथ्वी का हम बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? पूरा पृथ्वी का। तो पूरा पृथ्वी पे जो है सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है। याद करिए हमारे साथ कि पूरा का पूरा पृथ्वी पे सबसे ज्यादा आयरन, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम। पहले याद कर लीजिए, फिर स्पीड में बोलना है। सबसे पहले जो पूरा का पूरा पृथ्वी के सतह पर जो पाया जाता है वो आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। देखिए, आंख बंद करिए और बोलिए, सबसे पहला आयरन, ऑक्सीजन,
आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। याद हो गया? आंख बंद कीजिए। आयरन, साथ साथ आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। हाँ याद हो गया। तो चलिए अब देखिए, हम अभी दो चीज आपको बताएं, पृथ्वी की सतह पे और होल पृथ्वी पे। पृथ्वी की सतह पर जो सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आयरन। ये चार हो गया। होल पृथ्वी पे सबसे पहला आयरन, आयरन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद मैग्नीशियम। ये चार चीज। आंख बंद करिए और बोलिए, हमारे साथ साथ बोलिए और याद करते जाइए। तो इतना हो गया क्लियर। अब मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ किसके बारे में? रॉक्स के बारे में। देखिए तो रॉक्स जो है, रॉक्स समझ गए किसे कहते हैं। अब रॉक्स को जो है ना, निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर बारी बारी निर्माण होता है। रॉक्स जो है, निर्माण जो हुआ, पहले कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ। पहले जैसे हम लोग हैं, पहले बचपन में कैसे दिखते हैं? एकदम मतलब छोटा छोटा मुंह ऐसा, है ना, बौवा की तरह। फिर थोड़ा बड़ा हुए तो थोड़ा हाँ अब हैंडसम दिखने लगे। फिर थोड़ा ज़्यादा बूढ़े हुए तो ओह बूढ़ा हो गया। तो दिन प्रतिदिन हमारा क्या हो रहा है? बदलते जा रहा है। हमारा शरीर बदलते जा रहा है। उस शरीर के बदलते रहने के कारण उसका नाम अलग अलग पड़ गया। अगर छोटा है तो कहते हैं अरे बच्चा है, थोड़ा जवान हो गया तो युवा हो गया बहुत ज़्यादा। और जैसे ही थोड़ा मांस उस गिरने लगा तो कहते हैं कि अरे बुढ़वा हो गया, ये तो क्या हो गया? बुढ़ा हो गया, है ना। तो सबसे पहले बच्चा, फिर जवान और फिर बुढ़ा। सबसे पहले बच्चा, फिर युवा, फिर बुढ़ा हो गया। तो उसी प्रकार सेम टू सेम उसी प्रकार रॉक्स में भी होता है। क्या होता है रॉक्स में? वो देखिए, रॉक्स में क्या होता है। सबसे पहले जो होता है, जो सबसे पहले बनता है, उसे अग्नाशय कहते हैं। यानी कि अग्नाशय, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इग्नियस। क्या कहते हैं? इग्नियस, इग्नियस रॉक्स कहते हैं, अग्नाशय रॉक्स कहते हैं। इसके बाद जो इसी से यही वाला रॉक जब कुछ दिन रहता है, धूल मट्टी पड़ता है, वर्षा होता है, वर्षा का पानी पड़ता है, उड़िया उड़िया करके दूर जाता है, तब इस इग्नियस रॉक्स को क्या कहते हैं? इस इग्नियस रॉक्स को कह देते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कह देते हैं, पढ़ाएंगे। इस सेडिमेंट्री रॉक्स को जब ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ज्यादा तापमान पड़ता है, हीट, तापमान ज्यादा पड़ता है, टेम्परेचर और प्रेशर यानी दबाव, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स किसमें चेंज हो जाता है? यह सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज हो जाता है आपका, सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज हो जाता है आपका इसमें मेटामॉर्फी में। किसमें? मेटामॉर्फी में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? मेटामॉर्फी में चेंज हो जाता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फी में ज़्यादा ताप पड़ने के बाद, ज़्यादा दाब पड़ने के बाद मेटामॉर्फी में चेंज हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि निर्माण के आधार पर चट्टानों को तीन भागों में बांटा गया। जैसे कि इंसानों को तीन भागों में बांटा गया ना, बच्चा, जुआन और बुढ़वा। इससे ज़्यादा कहते हैं क्या? मिडल एज का कहते हैं, नहीं ना कहते। बच्चा है, जुआन है, बुढ़ा हो गया, बोलते हैं ना। उसी प्रकार रॉक्स को क्या कहते हैं? अग्नाशय है, सेडिमेंट्री है और मेटामॉर्फी है। सेडिमेंट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? मेटामॉर्फी को हिंदी में क्या कहते हैं? अभी बताते हैं, ठीक है। तो अभी याद रखिए, इग्नाशय सबसे जब जब जन्म ही लिया है, जब जैसे ही ये रॉक्स जन्म लिया तो उसको क्या कहेंगे? इग्नाशय कहेंगे। थोड़ा बड़ा हुआ, दुनिया का हाव भाव लिया, हवा लिया, जल लिया, वर्षा लिया, तूफान लिया, तो फैलना चालू किया, जब दुनिया घूमना चालू किया तो उसको सेडिमेंट्री कह दिए। क्या कह दिए? सेडिमेंट्री कह दिए। जैसे ही जब दुनिया का लोड उस पर पड़ा, तापमान लगा, प्रेशर लगा, वो मेटामॉर्फी में चेंज हो गया। तो समझिए, बात को समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे। जन्म लिया, इग्नाशय कहेंगे। थोड़ा हाव भाव लिया, दुनिया घूमा, मतलब बाहरी दुनिया का जल, वर्षा का पानी आया, तूफान आया, उड़िया उड़िया के इधर उधर गया, तो उसे सेडिमेंट्री कह दिए। उसमें परत बनता है, जीव जंतु को अपने अंदर दाब लेता है, तो सेडिमेंट्री कहलाता है वो। और जैसे ही जब दुनिया का लोड उस पर पड़ता है, तापमान लगा, प्रेशर पड़ा, वो दबना चालू हुआ, तो उसे मेटामॉर्फी में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया? मेटामॉर्फी में चेंज हो गया। तो अग्नाशय, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फी। हमारे साथ बोलिए, रॉक्स को कितने भागों में बांटा गया है निर्माण के आधार पे? तो सबसे पहले अग्नाशय, जिसे कहते हैं इग्नाशय, फिर सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फी। इग्नाशय, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फी, इग्नाशय, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फी, इग्नाशय, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फी। याद कर लीजिए, जब छोटा था, जब जन्म ही लिया तो इग्नाशय कहेंगे। छोटा था, जन्म ही लिया, अग्नाशय कहेंगे। अग्नाशय कहने का भी एक रूल है। क्यों अग्नाशय कहे? क्योंकि यहाँ लावा और मैग्मा से, लावा एक आग है, आग निकलता है। जैसे ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी फटने से ही रॉक्स बनता है। ज्वालामुखी बाहर निकल रहा है तो ज्वालामुखी हो गया। ये लावा बाहर अंदर से आ रहा है तो बताएंगे भी, तो वो ज्वालामुखी हो गया। तो उसमें अग्नाशय, पहले आग रहता है तो अग्नाशय पड़ गया, उसका नाम, जन्म हुआ अग्नाशय। इग्नाशय, जैसे इंग्लिश में कहते हैं इग्नियस, ठीक है ना।
उसके बाद सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री के बाद मेटामॉर्फी। तो याद हो गया? तो एक बार आंख बंद करिए और बोलिए इग्नास से सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फी। क्लियर है? अब देखिए अग्नाशय क्या होता है। अग्नाशय जो है, इस अग्नाशय का निर्माण कैसे होता है। तो हम आपको पहले बता दें कि ये हमारा जैसे कि अर्थ है, और हम बताए थे ये अर्थ को, आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है, उस पहला भाग का जो नाम पड़ा था, उसका पड़ा था क्या? क्रस्ट, बता चुके थे, क्रस्ट पड़ा था। दूसरा भाग का नाम मेंटल पड़ा था। तीसरा भाग का नाम कोर पड़ा था। तो ये मेंटल बताए थे, ये लिक्विड अवस्था में है। किसमें है? लिक्विड में है। और इसमें द्रव में है, गाढ़ा द्रव है। और इसमें क्या है? तो लावा है। क्या है? लावा है। ये लावा क्या करता है? इधर उधर मूव करता रहता है, जिसके कारण इस पे जोर पड़ता है और ये फटता है। फटने के बाद क्या होता है? ऐसे बाहर निकलना चालू कर देता है। ये क्या होता है? बाहर निकलना, ऐसे 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 बाहर निकलता है। और ये जैसे ही बाहर निकला तो इसका नाम पड़ गया अग्नाशय। क्योंकि ये बाहर जब निकल रहा था तो अग्नि में था, एकदम आग, तापमान, हीट। क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं तापमान बढ़ता रहता है। क्यों बढ़ते रहता है? क्योंकि इस वाले यहाँ पर क्या भरा हुआ है? लावा भरा हुआ है, आग, एकदम इधर से इधर तैरते रहता है ये लोग। ठीक है? तो ये बाहर जैसे ही निकला तो इसका नाम क्या पड़ गया? अग्नाशय पड़ गया। क्या पड़ गया? अग्नाशय पड़ गया। ठीक है ना? तो सबसे पहले यही निकला, जानते हो, सबसे पहले भी देखे ना, सबसे पहले ये अग्नाशय निकला, इसीलिए इसको प्राथमिक चट्टान कह देते हैं। याद रहेगा? सबसे पहले ये निकला तो प्राथमिक चट्टान किसको कहते हैं? अग्नाशय को कहते हैं। क्यों कहते हैं प्राथमिक चट्टान इसको? क्योंकि सबसे पहले यही निकला था भैया। तो हो गया इतना क्लियर। अब यह चट्टान जो है बहुत ज्यादा कठोर होता है। क्यों कठोर होता है? इसमें जो है ना, कठोर होने का क्या कारण है? इसमें से धातु निकलता है, धात्विक खनिज निकलता है। ठीक है ना? तो ये क्या होता है? लावा बहुत ज्यादा कठोर होता है। और इसीलिए इसका जो अपर्दन होता है ना, अपर्दन यानी चेंज, जैसे कि अग्नाशय से सेडिमेंट्री और सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फी बनने का जो प्रक्रिया होता है, अग्नाशय से सेडिमेंट्री बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अपवर्दन जो होता है बहुत ही धीमी गति से होता है। क्यों धीमी गति से होता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा कठोर होता है। तो बात समझ में आ रहा है? लावा बाहर निकला, बाहर पूरा तरह से निकल गया है, अग्नाशय नाम पड़ गया इसका, अग्नाशय चट्टान। अग्नाशय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स नाम पड़ गया। यह चट्टान प्राथमिक चट्टान है। क्यों प्राथमिक चट्टान है? क्योंकि सबसे पहले यही निकला और इन्हीं से, इसी चट्टान से फिर सेडिमेंट्री और सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फी में परिवर्तन होता है। इसी चट्टान से सेडिमेंट्री और सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फी में परिवर्तन होता है। मतलब इससे बनेगा सेडिमेंट्री या फिर इसी से बनेगा मेटामॉर्फी। इससे बनेगा सेडिमेंट्री और सेडिमेंट्री से बनेगा मेटामॉर्फी, इस तरीके से। ठीक है? तो इतना हो गया कंप्लीट। इसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं। यही बात हो गया कंप्लीट। ये चट्टान बहुत कठोर होता है। कठोर होने के कारण अपवर्दन बहुत ही धीमी गति से होता है, चेंज बहुत धीमी गति से होता है। इस चट्टान में बता दें धात्विक खनिज बहुत ज्यादा पाया जाता है। यह अंदर से निकलता है तो कोई भाई जीव जंतु को लेके नहीं निकलता है। ये अंदर से जैसे ही निकला तो कोई जीव जंतु को नहीं लेके निकला, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं होता है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर में थोड़ी ना बड़का बड़का गाय और भैंस भरा हुआ है, मगरमच्छ भरा हुआ है, लेके चलो भाई सबको, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसमें क्या होता है? ऐसा नाम का ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये बाहर निकला तो जीवाश्म नहीं होता है, ये अपने अंदर में, हाँ सोना चांदी तो भैया अंदर में ही है। ये सोना चांदी को बाहर लेके निकलता है। खनिज, धात्विक खनिज जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है ना? और चट्टानों में जीवाश्म नहीं, इस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है क्योंकि अंदर से कोई जीव जंतु को लेके या नहीं आता है। अपने निर्माण के आधार पर इसको भी 2 भागों में बांट दिया। देखो अब अग्नाशय चट्टान जो है इसको भी क्या कर दिया? 2 भागों में बांट दिया। कैसे 2 भागों में बांट दिया गया वो समझिए। देखो बात बताइए हमको आप, हम क्या किए, ये हमारा अर्थ है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ये है मेंटल, चलो यहाँ पे है लावा, इसको ऐसे फाड़ा और ऐसे निकला। ठीक है ना? इसको तोड़ा ही नहीं, इसके ऊपर आया ही नहीं। ये लावा जो था इसी में ऐसे फैल गया, इसी के अंदर ऐसे ऐसे फैल गया, क्रस्ट के अंदर ही, मतलब सतह के, पृथ्वी के सतह के अंदर ही फैल गया। तो क्या कहिएगा इसको? कहिएगा ना कि भैया ये अग्नाशय जो है अंदरे में फैल गया, अंदरे में ही रह गया। तो अंदर में रह गया तो इसके लिए इसका नाम पड़ गया अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान। अंदर में रह गया, सतह पर आइए नहीं किया, पृथ्वी पर आया ही नहीं, तो क्या नाम दीजिएगा इसका? कुछ भी नाम नहीं दीजिएगा। तो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान इसका क्या हो गया? नाम पड़ गया। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान क्या हो गया? इसका नाम पड़ गया। हो गया क्लियर? अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान इसका क्या हो गया? नाम पड़ गया। क्यों नाम पड़ गया? क्योंकि अंदरे में न रह गया, बाहर आया ही नहीं। अंतर्वेदी
आग्नेय चट्टान नाम पड़ गया इसका। इंटरशिप इग्नियस रॉक्स इसका नाम पड़ गया, ठीक है। अब ये जो लावा था अंदर ही रह गया तो इसको कह दिए गए हम मैग्मा। क्या कह दिए? मैग्मा कह दिए, ठीक है ना। अब देखिए सतह के नीचे निर्माण के कारण चट्टानों में जो है बहुत लंबा समय तक इस दौरान चट्टानों का क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया होती है। अब ये जो अंदर में ऐसे फैल रहा है तो इसको बनने में, इस रॉक्स को बनने में, इस चट्टान को अंदर में बनने में बहुत लंबा समय लग जाता है, बहुत लंबा समय लगता है। इसमें क्रिस्टलीकरण होना चालू हो जाता है। क्रिस्टलीकरण क्या है? तो क्रिस्टलीकरण देखिए ऐसे था, अब ऐसे हो गया, इधर उधर फैल गया सब, ठीक है ना। एक जगह ऐसे ऐसे था, इधर उधर फैलना चालू हो गया, तो इसी को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। अब अंदर में है, इसमें बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगने के कारण इसमें क्या हो गया? क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया चालू हो गई और इसमें क्रिस्टलीकरण होती है। तो पूछा जाता है कि क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया किसमें होता है? अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान में या बाहरी वेदी आग्नेय चट्टान में? तो आप लोगों को जवाब देना है अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान में क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया होती है। इतना हो गया क्लियर। अब रह गया इसका एग्जाम्पल, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान या फिर आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल दीजिए, कौन सा एग्जाम्पल होगा? तो याद रख लीजिए ग्रेनाइट और पेरिडोटाइट इसका एग्जाम्पल है। बोलिए हमारे साथ, ग्रेनाइट पेरिडोटाइट। ग्रेनाइट पेरिडोटाइट किसका एग्जाम्पल है? अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट है। पहला आंख बंद कीजिए, आराम से सोचिए, आंख बंद कीजिए, आराम से सोचिए क्या कह रहे हैं। ग्रेनाइट और पेरिडोटाइट, ग्रेनाइट, आंख बंद करके, ग्रेनाइट पेरिडोटाइट अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का क्या है? एग्जाम्पल है। हो गया क्लियर। चलिए, इसमें क्रिस्टलीकरण किसमें होता है? अंतर्वेदी चट्टान में। क्रिस्टलीकरण किसमें होता है? अंतर्वेदी चट्टान में। किसको बनने में ज्यादा टाइम लगता है? अंतर्वेदी चट्टान को। किसको बनने में ज्यादा टाइम लगता है? अंतर्वेदी चट्टान में। बनने में ज्यादा समय लगने के कारण क्या होता है? तो क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो चालू हो जाती है। चलिए, बाहरी आग्नेय चट्टान को देखते हैं। बाहरी आग्नेय चट्टान क्या है? जिस आग्नेय चट्टान का निर्माण जो है पृथ्वी की सतह पर हो जाए, जैसे कि हमारा ये अर्थ है, इसके सतह पर यहाँ से निकला और पूरा सतह पर आ गया, अंदर ही नहीं रहा, बाहर आया तो इसको बाह्य वेदी आग्नेय चट्टान कह देंगे। क्या कहते हैं? बाहरी वेदी आग्नेय चट्टान, बाहिर्वेदी आग्नेय चट्टान कह देंगे। याद रखना, बाहरी वेदी, बाहर निकला तो बाहरी वेदी आग्नेय चट्टान कह देंगे। बात क्लियर हो गया। तो ये बाहर में निकला इसलिए बाहरी वेदी आग्नेय चट्टान कह दिए। अब यह चट्टान का जो निर्माण होता है बहुत तेजी से होता है। पृथ्वी के बाहर है, तुरंत इधर उधर फैलना चालू किया, तुरंत चट्टान में परिवर्तन हो गया। अब ये चट्टान में जो है परिवर्तन हो गया है, क्या हो गया है? चट्टान में तुरंत परिवर्तन हो गया, तो इसमें क्या होगा? देखो, चट्टान में परिवर्तन होने में इसका गति अगर धीमी होती तब ना क्रिस्टलीकरण होता। अब ये तो तुरंत बन ही गया, तो क्रिस्टलीकरण होने का क्या जरूरत है? क्रिस्टलीकरण होवे नहीं करता इसमें। तो याद रखिएगा, बाहरी वेदी आग्नेय चट्टान में क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया नहीं होती है। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया किसमें नहीं होती है? तो बाहरी वेदी आग्नेय चट्टान में नहीं होती, क्योंकि ये तुरंत बाहर निकला, आराम से बन गया, तेजी से निर्माण हो गया चट्टान में, तो क्रिस्टलीकरण नहीं हुआ। इसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है तो एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा, बेसाल्ट होता है, एनिडोसाइट होता है। बेसाल्ट और एनिडोसाइट, बोलिए बेसाल्ट एनिडोसाइट, बोलिए बेसाल्ट एनिडोसाइट, बेसाल्ट एनिडोसाइट, बेसाल्ट एनिडोसाइट, एंडोसाइट, सॉरी एनिडोसाइट नहीं बोलेंगे, एंडोसाइट, ठीक है ना। बेसाल्ट और एंडोसाइट बोलेंगे, इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इतना हो गया होगा क्लियर। फटाफट आप कुछ सवाल पूछते हैं, उसका जवाब दीजिए हम लोगों को, हमें। तो बताइए हमें कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सतह पर पूछ रहे हैं, हाँ बोलिए कौन सा है? तो ऑक्सीजन। पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व जो है वो क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कौन सा है? सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद कौन सा है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद कौन सा है? तो फेरेट, यानी कि आयरन। ठीक, ये हो गया। अच्छा बोलिए, पृथ्वी की पूरा पृथ्वी पे पाया जाने वाला सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है? पूरा पृथ्वी पे, तो क्या बोलिएगा? आयरन। क्या बोलना है? आयरन। पूरा पृथ्वी पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व आयरन। आयरन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद मैग्नीशियम, सिलिकॉन, और सिलिकॉन के बाद मैग्नीशियम। याद हो गया। रॉक्स को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन सा? पहला इग्नाशिया बोले थे, दूसरा सेडिमेंट्री के बाद मेटामॉर्फी हो गया। इग्नाशिया चट्टान किसे कहते हैं? इग्नाशिया चट्टान जो सबसे पहले पृथ्वी पे आता है,
इसी को प्राइमरी चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान किसको कहते हैं? जो लावा और मैग्मा से सबसे पहले पृथ्वी पे आकर के बनता है, उसी को कहते हैं, ठीक है ना। और इसी को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, ये भी क्लियर हो गया। अब हमको बताइए, जवाब दीजिए कि आग्नेय चट्टान को कितने भागों में बांटा गया है स्थान पर निर्माण होने के प्रक्रिया के रूप में? तो 2 भागों में। कौन सा? बाहरी आग्नेय चट्टान और अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान। बाहरी वेदी आग्नेय चट्टान और अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान में क्रिस्टलीकरण का प्रक्रिया होता है या नहीं होता है? तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह बहुत बाहरी वेदी में क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया, बाहरी वेदी आग्नेय चट्टान में क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह बाहर निर्माण होता है, बहुत तेजी से चट्टान में परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए क्रिस्टलीकरण नहीं होता है। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान में क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया होता है या नहीं होता है? तो होता है। क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है निर्माण होने में। ठीक है, तो इतना हो गया क्लियर। हाँ, तो याद रखिएगा। तो अब हाँ, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल क्या है? तो ग्रेनाइट और पेरिडोसाइट। ग्रेनाइट और पेरिडोसाइट। बाहरी वेदी आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल क्या है? बाहरी वेदी आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल बताइए फटाफट, क्या है? तो बेसाल्ट और एंडोसाइट। बेसाल्ट और एंडोसाइट। बेसाल्ट और एंडोसाइट। याद हो गया? क्लियर हो गया इतना? तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ये लेक्चर नंबर 6-7 हो जाएगा शायद, और अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग। अवसादी चट्टान को देखेंगे, और अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री चट्टान को देखेंगे, और फिर मेटामॉर्फी चट्टान को देखेंगे, और ये रॉक्स चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद।